नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम विश्व व्यापार संगठन, ये बहुत ऐसे WTO हो गया, WHO हो गया, ये जो संस्थान है ऑल टाइम एवरग्रीन टाइप के संस्थान होते हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है। तो हमें पहले से ही इन टॉपिकों को तैयार करते रहना चाहिए। तो आइए आज हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में देख रहे हैं। देखो, जनरल जानकारी में बात करना चाहूँ इसकी, तो इसकी जो स्थापना होती है WTO की, इसकी 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्री है स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पे जिनेवा में। ऐसे जनरली अपन जो WTO बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके जो हेडक्वार्टर होते हैं जान तरीके से जिनेवा वगैरह में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे WTO इसका संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 95 को होती है। अच्छा, WTO ना, ये 1 जनवरी 95 से इसको नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के बारे में जान रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये 1947 में एक संस्था थी, गेट। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। ये कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया था कि गेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, ये 1947 में संस्था आई थी ये, और इसी को ही 1 जनवरी 95 में इसका नाम WTO दे दिया था। अभी इसके सदस्यों के बारे में बात करें तो 164 इसके मेंबर हैं। भारत इसके फाउंडर जो मेंबर होते हैं ना, जब ये संस्था बनी थी उस दौरान जो सदस्य थे, तो उस समय भारत भी इनमें शामिल था, तो इसलिए भारत एक फाउंडर मेंबर भी है इसमें। तो अभी और अवलोकक के बारे में, ऑब्जर्वर के बारे में बात करें तो 25 कंट्री और हैं। तो देखो, दोबारा से इनके बारे में देखें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। जिनेवा में इनका हेडक्वार्टर है इसका WTO का। और इसकी जो पहले जो संस्था थी गेट के नाम से जानी जानी थी, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। और गेट का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। भारत फाउंडर मेंबर रहा है इसका और इसके 164 सदस्य हैं। अभी ऑब्जर्वर के बारे में बात करें तो 25 हैं। अच्छा, इसकी स्थापना के कारण क्या थे? देखो, कई कारण हैं, आसान है। यदि मुख्य परीक्षा में लिखने का आता है इस पर टिप्पणी, तो इसमें अपन इसका स्थापना कब होती है, इसके हेडक्वार्टर लिख देंगे और ये सदस्य देश वगैरह। और इसकी कैसे कारण के बारे में बात करें तो यहाँ पे तो देखो कि जो एक कंट्री है दूसरी कंट्री से व्यापार वगैरह करते हैं, तो उसके जो रूल्स वगैरह होते हैं, तो जितने सारे जो रूल्स होते हैं वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो व्यापार के, वो सब को बनाना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि 1950 के बाद में जो बहुत सारे देश जो कि ब्रिटेन के गुलाम थे वो आज़ाद हो जाते हैं, अब एक दूसरे व्यापार वगैरह करते हैं। तो उस टाइप की अपन को संस्था की आवश्यकता पड़ने लगी थी। तो वैश्विक व्यापार को नियम आधारित बनाना है, तो इसके लिए जरूरत पड़ी थी। अब व्यापारिक भेदभाव को कम करना है, कई प्रकार के भेदभाव होते हैं, तो और टैरिफ और जो गैर टैरिफ बाधाओं को हटाना। अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में बना हुआ है ये शब्द टैरिफ, गैर टैरिफ। जैसे कि अपन ने कोई चीज़ भेजते हैं, ऐसे भारत कोई किसी वस्तु को किसी अन्य देश में भेजता है तो उसको निर्यात कहते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कहते हैं। और कोई किसी अन्य देश से, हम किसी अन्य देश से अपने देश में चीज़ें मंगवाते हैं, उसको आयात कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। तो जो ऐसे अपन किसी देश को, अमेरिका को भेज रहे हैं चीज़ें, तो अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया हम पर, यानी कोई चीज़ हमने यहाँ से कितनी 100 रुपये में भेजी, तो वहाँ पे अमेरिका में जाकर वो 150 रुपये की बिकेगी, तो 50% टैरिफ का मतलब हो गया। तो इसी टाइप की बाधाओं को घटाना है, विवादों को, ऐसे अब ये विवादी टाइप का बन गया है, तो इसको यदि समाधान करना है तो इसके लिए अपन को एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस टाइप से अपन को संस्था की आवश्यकता में, तो इसके यही कारण है। तो क्या कारण हो जाएंगे कि वैश्विक व्यापार को नियम आधारित बनाना है, व्यापारिक भेदभाव को कम करना है, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाना है और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। ये इसकी स्थापना के कारण रहे हैं। अब ये
इसमें आ तो गया अस्तित्व में, अब इसके उद्देश्य क्या रहेंगे। देखो उद्देश्य यही है, ऊपर जो चीजें देखी अपन ने कि व्यापार जो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है, तो ये व्यापार के विवादों का समाधान करेगा। ठीक है, जो टैरिफ गेट टैरिफ लग रहे हैं भाई उनको हटाने के बारे में बात करेगा, फालतू टैरिफ मत लगाओ। ठीक है, और जो कि बाधाएं आती हैं बाधाओं को कम करेगा। वस्तुओं और गुड्स एंड सर्विस के व्यापार में अपन कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की ऐसे टैरिफ से संबंधित बात आ गई, ठीक है, तो ये बाधा ही एक टाइप से व्यापार इससे कम हो जाता है। ठीक है, जीडीपी धराशायी हो जाती है बहुत सारे देशों की, तो इस पर प्रभाव बहुत पड़ता है। तो इन चीज़ों को अपन को कम करना है। अब स्पेशली ये मुख्य तौर पर मैं बात करूं विकासशील देशों के हितों की रक्षा के हेतु ये बनाया गया। जैसे कि जो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये जो अच्छे बड़े बड़े पैसे वाले, अपन सीधी हिंदी भाषा में बात करें, एक शब्दों में बात करें कि जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उनको विकसित देश कहते हैं। और जो अभी भी उनके पास इंडस्ट्री लगी हैं और ठीक ठाक मतलब एक विकास की धारा में आए हैं, उनके थोड़ा जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, उनको विकासशील देश कहते हैं। जो अभी भी वहाँ पे किसी प्रकार का इंडस्ट्री नहीं है, वो अभी भी उनकी जो कि अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही डिपेंड रहती है। ठीक है, और जो ट्रेडिशन जो चलता है उसी से चलता आ रहा, तो उनको अपन अविकसित देश कहते हैं। जैसे कि अफ्रीकन कंट्री बहुत सारे हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, इन चीज़ों का अभाव है। तो मुख्य तौर पर यहाँ बात करें अपन विकासशील देशों की कैटेगरी होती है, उनके हितों की रक्षा करता है और वैश्विक आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देता है। देखो, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्वानुमेय बनाता है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उनके बारे में पहले से पता लग जाता है भाई क्या है क्या नहीं है, तो ये सारे उद्देश्य हो जाते हैं। देखो दोबारा से देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्वानुमेय बनाना है, वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार में बाधाओं को कम करना है, जो विकासशील देश होते हैं उनके हितों की रक्षा करना है, और वैश्विक आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है, और व्यापार विवादों का समाधान करना है। इसके सिद्धांत क्या हो जाएंगे, देखो इसके कुछ सिद्धांत देखते हैं। अपन बात करें मोस्ट फेवरेबल नेशन, जैसे कि किसी एक देश को दी गई व्यापारिक रियायतें सभी WTO सदस्यों को देनी पड़ेगी। भाई ऐसा नहीं है कि भाई एक कंट्री को, अभी आज का जो एडिटोरियल मैंने डाला हुआ है इसमें यही बात थी कि भाई जो कि WTO है वो चाइनीज कंट्री को मतलब वही मोस्ट फेवर नेशंस उसी को सुविधा देता है, अन्य को नहीं देता है। इस टाइप की बातें कई बार हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति हैं वो बोलते हैं, तो इस टाइप से फंडिंग वगैरह कम कर देते हैं, तो हमारे भारत जैसे देशों के लिए नुकसानदेह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसकी सिद्धांत में यही कि भाई मान लो किसी एक देश को जो रियायत दे रहा है तो जितने सारे 164 मेंबर हैं इसके सभी को मिलना चाहिए, यानी बराबर की बातें होनी चाहिए। नेशनल ट्रीटमेंट, जो आयातित व घरेलू उत्पादों का के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। फ्री ट्रेड, यानी इसमें व्यापारिक जो बाधाएं हैं उसमें मतलब कमी करते रहना चाहिए इसमें। और प्रेडिक्टेबिलिटी, इसमें टैरिफ को बाइंडिंग करना चाहिए। और फेयर कंपटीशन, अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना चाहिए। और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट SDT, इसमें विकासशील और अल्प विकसित देशों को विशेष छूट दे देना चाहिए। अभी बात कर रहे हैं जो कि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, मैंने आप अविकसित गलत बोल दिया शब्द, अल्प विकसित बोल सकते हैं शब्द को। देखो दोबारा से सिद्धांत के बारे में बात करें तो मोस्ट फेवर नेशन है, तो जो किसी एक देश को जो रियायत दे रहे हैं वो सभी जो मेंबर्स देश हैं WTO के सबको मिलना चाहिए। नेशनल ट्रीटमेंट के बारे में बात है, आयातित और घरेलू उत्पादों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। फ्री ट्रेड्स, यानी व्यापारिक बाधाओं में क्रमिक कमी आना चाहिए। प्रोडक्टिबिलिटी, यानी टैरिफ को वाइंडिंग करना चाहिए। फेयर कंपटीशन, यानी अनुचित व्यापार हैं उन पर प्रथाएं उन पर रोक लगाना चाहिए। और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इसमें विकासशील और अल्प विकसित देशों को विशेष छूट मिलना चाहिए। इसके समझौतों के बारे में बात करें, प्रमुख समझौते जैसे वस्तुओं के व्यापार के बारे में बात करें तो जो गेट होता है 1994 में, मतलब 1995 से पहले क्या गेट ही था,
तो इसमें क्या थी बात, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ है परफॉर्मेंस का। तो इससे यहाँ पर पता लगता है, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर एग्रीमेंट होना चाहिए। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, इस पे बात की जाती है। और टेक्निकल वेरियर्स टू ट्रेड, ठीक है, इन वस्तुओं के व्यापार के बारे में बात की जाती है। सेवाओं का व्यापार, जैसे कई प्रकार की सेवाएं रहती हैं गेट्स में, जैसे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। बौद्धिक संपदा अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश जो प्रशासनिक परीक्षा मुख्य परीक्षा होती है उसमें MPPSC में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। अपन आए दिन देखते रहते हैं GI टैग वगैरह, है ना, और अपन बोलते हैं कि भाई पेटेंट करा लो। ये सब चीज़ें ट्रिप्स और ट्रिम्स नाम की संस्था रहती हैं, यहीं से होते हैं ये चीज़ें। तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो यहीं से अपनी जो इंटेलेक्चुअल, यानी मैंने अपनी बुद्धि से कोई चीज़ बनाई है तो उसका बेचने करने का जो अधिकार है वो मेरे पास ही है। कि नहीं, मैंने कोई चीज़ बनाई अपनी बुद्धि से और उसको मार्केट में किसी और ने उतार लिया, उसका वो फ़ायदा ले गया, तो इस चीज़ों के लिए राइट्स को हनन न हो, तो इसके लिए संस्था है। तो यहाँ पर ट्रिप्स के बारे में बात करते हैं, तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। एक बार दोबारा देखें इन चीज़ों को। वस्तुओं का व्यापार गेट 1994, इसमें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होता है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी के बारे में बात कीजिए। टेक्निकल वेयर्स टू ट्रेड्स, सेवाओं के बारे में गेट्स के बारे में बात की जाती है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। बौद्धिक संपदा में ट्रिप्स के बारे में बात की जाती है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और अन्य महत्वपूर्ण समझौता में जैसे कि डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो उनके सेटलमेंट, अंडरस्टैंडिंग वगैरह ये सब की जाती हैं। और ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट वगैरह भी होते हैं। अब इसका संगठनात्मक संरचना के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ये सर्वोच्च निर्णायकारी निकाय है इसकी, और इसकी हर 2 साल में बैठक होती है। जनरल काउंसिलिंग के बारे में जनरल काउंसिल के बारे में बात करें तो दैनिक संचालन हेतु डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है इसमें, और ट्रेड पॉलिसी रिव्यूड बाय बॉडी रहती है। और काउंसिल में अपन एक गुड्स काउंसिल होती है, सर्विस काउंसिल, ट्रिप्स काउंसिल। जैसा कि ऊपर व्यापार के बारे में देखा था अपन ने, कई गुड्स की हो रही है, सर्विस की हो रही है, और जो अपनी बौद्धिक संपदा हो रही है, इनके बारे में अपन को व्यापार करना होता है, तो इनसे संबंधित ही यहाँ पर काउंसिल भी हो जाती हैं। तो गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल और ट्रिप्स काउंसिल। अगला बात करें विवाद निपटान तंत्र, कि WTO की सबसे प्रभावी व्यवस्था और निर्णय कानून रूप से बाध्यकारी और अपीली निकाय होती है। वर्तमान में हालांकि US ने वीटो कर लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, निष्क्रिय हो गई है। WTO और भारत के बारे में बात करें तो भारत के हित और चुनौतियां दोनों पहलुओं पर बात करेंगे यहाँ पे। तो भारत के हित की में बात करें जैसे कृषि सब्सिडी के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिए कृषि सब्सिडी प्रोवाइड कराता है, जैसे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, सेवाओं का व्यापार, मोड फॉर श्रमिकों की आवाजाही वगैरह। चुनौती आई है कि भाई जो MSP है उसके बारे में मना करता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आप देते हैं गलत है। ट्रिप्स और दवाओं की कीमतों के बारे में, विकसित देशों की सब्सिडी वगैरह, तो ये अपने लिए चुनौतियाँ भी हैं। और समस्या इसकी बहुत है कि भाई अपीली निकाय का ठप कोई मतलब नहीं है। जो बड़े बड़े कंट्री हैं, जो विकासशील देश हैं, वो सुनते ही नहीं है। तो इसके कारण क्या है कि अपीली निकाय इसका ठप पड़ा हुआ है। और विकसित बनाम विकासशील देशों में टकराव अभी चाइना, और चाइना बोलता है मैं विकासशील हूँ, अमेरिका विकसित बोले कि हमारे से ज़्यादा इसकी अर्थव्यवस्था है, GDP वगैरह है, ठीक है, हमको फाइट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपस में टकराव होता रहता है, और भी कंट्री में आपस में होता है। दोहा डेवलपमेंट राउंड की विफलता के बारे में, एक संरक्षणवाद में वृद्धि के बारे में, तो ऐसे कई टाइप की बातें होती हैं। एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं हल्के से, फिर इसको ख़त्म करते हैं। देखो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है, और जिनेवा में हेडक्वार्टर होता है इसका। पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था। 164 इसके मेंबर हैं। स्थापना के कारण यही थी कि भाई नियम बनाना है, ठीक है, भेदभाव को कम करना है, व्यापार में टैरिफ गेट टैरिफ की बाधाओं को कम करना है, और विवाद जो होते हैं उनका शांतिपूर्ण निपटान हो जाए। उद्देश्य क्या हो जाएंगे इसके? उद्देश्य यही है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वतंत्र बनाना, निष्पक्ष बनाना, पूर्वान्वयी बनाना है, और वस्तुओं सेवाओं के व्यापार में जो बाधाएं आती हैं उसको कम करना है, विकासशील देशों की रक्षा करना है, वैश्विक आर्थिक
विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है और व्यापार विवादों का समाधान करना है। मुख्य सिद्धांत यही है कि मोस्ट फेवरेट नेशंस होते ना, तो भाई यदि किसी देश को रियायत दी है एक देश को, तो सारे जो मेंबर देश हैं उनको सबको रियायत देनी पड़ेगी। और नेशनल ट्रीटमेंट में यानी आयातित तो घरेलू उत्पादों के साथ समान व्यवहार करना है। फ्री ट्रेड में यानी जो व्यापार में जो बाधा है तो उनको कम करना है। पब्लिक प्रेडिक्टेबिलिटी यानी ट्रैफिक जो टैरिफ होता है उसको बाइंडिंग को कम करना है। फेयर कंपटीशन अनुचित व्यापार प्रथाओं पर जो गलत तरीका से व्यापार होता है उन पर रोक लगाना है। और स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में विकसित और विकासशील देश है ना उनको छूट देना है। समझौतों में कई प्रकार के समझे जैसे वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और बौद्धिक संपदाओं के व्यापार के बारे में बात की जाती है और महत्वपूर्ण समझौते भी होते हैं। संरचना में बात करें अपन, मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है, इसमें एक जनरल काउंसिल होती है और एक काउंसिल होती है। मिनिस्ट्रियल काउंसिल ये सर्विस मतलब टॉप वाली इसकी निर्णयकारी निकाय होती है, जिसकी 2 साल में बैठक होती है। जनरल काउंसिल जिसकी दैनिक संचालन जैसे कोई लड़ाई झगड़े वगैरह होती रहती हैं तो उनसे संबंधित बात की जाती है। काउंसिल में जो अपन जो ट्रेड करते हैं उनसे संबंधित ये काउंसिल होती है। जैसे कि गुड्स की अपन ट्रेड कर रहे हैं तो गुड्स काउंसिल में जाती है, सर्विस की अपन ट्रेड कर रहे हैं तो सर्विस काउंसिल में आती है, और जो ट्रिप्स से संबंधित बातें होती हैं तो ट्रिप्स काउंसिल होती है। विवाद के निपटान तंत्र के बारे में बात करें तो WTS की सबसे प्रभावी व्यवस्था होती है। निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और अपीलीय निकाय है, हालांकि क्या ये निष्क्रिय पड़ी हुई है। और मैं भारत और के बारे में जो हित होते हैं, चुनौतियों के बारे में बात की थी। कर से सब्सिडी, सेवाओं का व्यापार वगैरह होता है। चुनौतियों में जो MSP के बारे में और ट्रिप्स दवाओं की कीमत, विकसित देशों की सब्सिडी वगैरह, इनकी ये चुनौतियाँ अपने लिए। WTO की समस्या है कि भाई जो अपीलीय निकाय इसका जो वो ठप पड़ा हुआ है, और चाइना और इन अमेरिका इंडिया आपस में इनमें लड़ाई होती रहती है, मुख्यतः चाइना और इंडिया अमेरिका में। तो विकसित विकासशील देशों का टकराव, दोहा डेवलपमेंट जो राउंड था वो विफल हो जाता है। संरचनावाद में वृद्धि। और निष्कर्ष अपन कह सकते हैं कि जो WTO है वैश्विक व्यापार का एक केंद्रीय स्तंभ है, परंतु बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसे संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है ताकि विकासशील देशों के हित सुरक्षित हो सके। मुख्य तौर पर भाई इसका जो उद्देश्य है वही नहीं रहेगा तो संस्था का कोई सेंस ही नहीं रहता है। तो आज अपन ने WTO के बारे में देखा था, कल अपन ने एक सेबी के बारे में देखा था। तो इसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई और संस्था के बारे में चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।